नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे अमेरिका की, एक ऐसा देश जो महाशक्ति कैसे बना, उसकी अर्थव्यवस्था आज किस दिशा में जा रही है और सबसे ज़रूरी बात, उसका भविष्य क्या है। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो आज के इस तेज़ी से बदलते दौर में हम सभी को समझना चाहिए, चाहे हम किसी भी उम्र के हों। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। पूरी चर्चा शुरू करने से पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरा सवाल है, क्या अमेरिकन ड्रीम यानी वो जो अमेरिकी सपना है वो आज के समय में भी सच हो सकता है, या फिर ये बस एक पुरानी कहावत बनकर रह गया है। आज हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे, बल्कि ठोस डेटा और इतिहास के पन्नों को पलटकर इसका असली जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे महाशक्ति का उदय, फिर समझेंगे अमेरिकन ड्रीम की असली परिभाषा, उसके बाद समाज और क्लास का सच, आज के वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल की वास्तविकता, सैलरी और आउटसोर्सिंग का खेल, और आखिर में बात करेंगे एक बहुध्रुवीय वैश्विक भविष्य की। भाग 1, महाशक्ति का उदय, ऐतिहासिक जड़ों की खोज। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस सुपर पावर बनने की शुरुआत आखिर हुई कहां से थी। अगर हम इतिहास की टाइमलाइन देखें तो कहानी शुरू होती है 16वीं सदी से। उस वक्त यूरोपीय देशों के बीच व्यापार के रास्तों पर कब्जा करने की एक अंधी दौड़ मची हुई थी। फिर आया 1756 का वो 7 वर्षीय युद्ध, जिसने ब्रिटिश और फ्रांसीसी कॉलोनियों के बीच जमीन के विस्तार को एक बड़ा धक्का दिया। 1770 के दशक में जब ब्रिटिश संसद ने मनमाने टैक्स लगाए तो उसके खिलाफ जो बगावत हुई उसने अलग अलग कॉलोनियों को एक कर दिया। और वही सफर, जी हां वही सफर, आज 2026 तक आते आते अमेरिका को रिसर्च एंड डेवलपमेंट और दुनिया भर में मानवीय सहायता देने के मामले में सबसे आगे खड़ा कर चुका है। लेकिन ठहरिए, इस बेतहाशा विस्तार की एक बहुत भारी कीमत भी चुकाई गई है। जब बाहरी लोग अमेरिका आए तो वहां के जो मूल निवासी थे, जिन्हें नेटिव ट्राइब्स कहा जाता था, उनकी आबादी करीब 1 करोड़ हुआ करती थी। और 1900 आते आते, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये संख्या घटकर सिर्फ 3 लाख रह गई। 1 करोड़ से सीधे 3 लाख। आपसी संघर्ष और चेचक जैसी भयंकर बीमारियों ने एक पूरी आबादी को तबाह कर दिया। ये इतिहास का एक ऐसा कड़वा सच है जिस पर सभी इतिहासकार सहमत हैं। भाग 2, अमेरिकन ड्रीम की परिभाषा, एक विकसित होती विचारधारा। जमीन के विस्तार की बात तो हो गई, अब जरा उस विचार, उस आइडियोलॉजी की बात करते हैं जिस पर यह देश खड़ा है। तो आखिर ये अमेरिकन ड्रीम है क्या चीज? 1931 में जब दुनिया महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, तब जेम्स ट्रसलो एडम्स ने इस शब्द को मशहूर किया था। उन्होंने साफ लिखा था कि यह सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों या भारी भरकम सैलरी का सपना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे समाज का सपना है जहां इंसान जन्म या अपनी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। मतलब शुरुआत में ये इंसान के संपूर्ण विकास की बात थी, ना कि सिर्फ पैसा कमाने की। पर वक्त के साथ साथ इस सपने के मायने भी बदलते गए। बिल्कुल शुरुआत में ये सिर्फ नई जमीन और आज़ादी पाने के बारे में था। फिर जब 1849 में कैलिफोर्निया में गोल्ड रश आया तो हर किसी के सिर पर रातों रात अमीर बनने का भूत सवार हो गया। लेकिन अगर आज की बात करें तो चीज़ें फिर से बदल गई हैं। आजकल लोग बेतहाशा शोहरत या पैसों के पीछे भागने के बजाय एक सुरक्षित रिटायरमेंट, फाइनेंशियल आज़ादी और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य में अपना अमेरिकन ड्रीम देखते हैं। है ना दिलचस्प? भाग 3, समाज और सामाजिक वर्ग, मिथक बनाम वास्तविकता। अब इन ख्यालों से बाहर आते हैं और आज की जमीनी हकीकत पर यानी असली डेटा पर एक नजर डालते हैं। अब जो डेटा सामने है वो सबको समान अवसर वाले विचार को सीधे सीधे चुनौती देता है। डेटा साफ बताता है कि अमेरिका में सोशल मोबिलिटी यानी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारकर ऊपर उठने की जो क्षमता है वो लगातार गिर रही है और आय की असमानता बढ़ती जा रही है। इसकी तुलना में अगर आप डेनमार्क जैसे नॉर्डिक देशों को देखें तो वहां लोगों के पास तरक्की करने के कई बेहतर मौके हैं। रिसर्च तो यहां तक कहती है कि अमेरिका में आज आपके माता पिता क्या काम करते हैं ये आपके भविष्य को बहुत हद तक तय कर देता है। अब जरा इस बड़े से आंकड़े को देखिए, 69%। जनवरी 2024 के एक पोल के मुताबिक लगभग 70% लोग ये मानते हैं कि अमेरिकन ड्रीम अब उन पर लागू ही नहीं होता। आपको पता है 2010 में ये आंकड़ा सिर्फ 43% था। आसमान छूती महंगाई और रोजमर्रा के बढ़ते खर्चों ने लोगों का और खासकर युवाओं का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। भाग 4, आधुनिक कार्यस्थल की वास्तविकता, 2026 की दिशा। ये जो इतनी बड़ी सामाजिक और आर्थिक उथल पुथल हो रही है ना, इसका सीधा असर लोगों के काम करने के तरीके पर पड़ रहा है। रॉबर्ट हाफ की 2026 की जो रिपोर्ट है वो काम के बदलते हुए तरीकों को बहुत अच्छे से समझाती है। आज भी हेल्थ केयर या एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कामों में लगे 80% लोगों को रोजाना अपने ऑफिस या वर्क प्लेस पर जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मार्केटिंग जैसी फील्ड्स में 14% लोग पूरी तरह से रिमोट यानी घर से काम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आज आप घर से काम करेंगे या ऑफिस से, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में हैं।
इसी से जुड़ी एक और हकीकत यह है कि अपनी मर्जी से कहीं से भी काम करने की जो आज़ादी है वो आज एक तरह का विशेषाधिकार यानी प्रिविलेज बन गई है। सीनियर लेवल के 13% लोग रिमोट काम कर रहे हैं, जबकि जो युवा अभी एंट्री लेवल पर हैं उनके लिए ये आंकड़ा सिर्फ 9% है। इसका सीधा सा मतलब है कि वर्कप्लेस की फ्लेक्सिबिलिटी आज मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा अनुभवी लोगों के ही हिस्से में आ रही है। भाग 5, वेतन और ग्लोबल आउटसोर्सिंग, व्यवसायों की प्रतिक्रिया। चलिए अब पैसों की बात करते हैं और देखते हैं कि कंपनियां इस बढ़ती हुई महंगाई का सामना कैसे कर रही हैं। तो सवाल यह है कि आज के दौर में एक आरामदायक जिंदगी जीने के लिए आखिर कितने पैसों की जरूरत है। आंकड़ों के माने तो बुनियादी जरूरतें पूरी करने, थोड़ी सेविंग्स करने और अपने छोटे मोटे शौक पूरे करने के लिए आपको साल का 50,000 से 60,000 डॉलर्स चाहिए ही चाहिए। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप रहते कहाँ हैं। किसी छोटे शहर में शायद इतने में काम चल जाए, लेकिन बड़े शहरों में इतने पैसों में गुजारा करना सच में बहुत मुश्किल है। अब इसी चीज को जरा कंपनियों की नजर से देखिए। अमेरिका में किसी एक फुल टाइम कर्मचारी को काम पर रखने की कॉस्ट 50,000 से लेकर 1 लाख डॉलर से भी ज्यादा बैठती है। और जब आप इसमें टैक्स, हेल्थ इंश्योरेंस और ऑफिस का खर्च जोड़ देते हैं ना, तो वहां की कंपनियों पर ये एक बहुत ही भारी आर्थिक दबाव डालता है। तो ऐसे में कंपनियां क्या कर रही हैं? वो ग्लोबल आउटसोर्सिंग का रास्ता अपना रही हैं। देश के अंदर बढ़ती लागत और एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी के स्किल्स की कमी से निपटने के लिए कंपनियां अब फिलीपींस, मेडागास्कर और वियतनाम जैसे देशों में अपनी टीमों का विस्तार कर रही हैं। मार्केट के कड़े कंपटीशन में टिके रहने के लिए ये अब उनकी मजबूरी भी है और रणनीति भी। भाग 6, एक बहुध्रुवीय वैश्विक भविष्य। आगे क्या है? चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और ग्लोबल लेवल पर देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इन तमाम चीजों को देखिए, ऐतिहासिक जड़ें, आज के सामाजिक संघर्ष और ग्लोबलाइज्ड अर्थव्यवस्था, इन सब ने मिलकर एक नई बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर दुनिया को जन्म दिया है। आसान भाषा में समझे तो अब दुनिया की पावर सिर्फ किसी एक देश के हाथ में नहीं है, बल्कि ये कई अलग अलग देशों और अर्थव्यवस्थाओं के बीच बट रही है। और इसी के साथ हम अपने उस आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर आते हैं। इस तेजी से बदलती मल्टीपोलर दुनिया में अमेरिकन ड्रीम का अगला वर्जन कैसा होगा? क्या ये वापस अपने पुराने आदर्शों की तरफ लौटेगा या फिर ये कोई बिल्कुल नया ही रूप ले लेगा? इसी सवाल के साथ मैं आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको भविष्य तय करने वाली इन ताकतों को समझने में जरूर मदद मिली होगी। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।